नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और जैसा कि कंटिन्यू हम हिंदी शिक्षण विधियों के और जो साइको है CDP उसके वो चला रहे सिलेक्शन आधारित जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो ना। तो कई दिनों बाद आज हम हिंदी व्याकरण का वीडियो देख लेते। दूसरी चीज़ ये है कि एक दो ज़रूर कमेंट आई है, मैंने देखा है, डिमांड है कि EVS और संस्कृत के ना खास तौर पर वीडियो डाला जाए। तो बिल्कुल मैं टॉपिक वाइज और EVS में जो न्यू टॉपिक है, जैसे कि आपको बता दूं मैं अगले सप्ताह तक मतलब कि एक दो दिन में मैं ज़रूर EVS में जो सौरमंडल का नया टॉपिक जुड़ा है उसको पूरी तरह से क्लियर करवा दूंगा मित्रों, है ना। बाकी कहीं आपको ये टॉपिक ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है, सौरमंडल करवा दूंगा। तो मित्रों फिलहाल देखते हैं हम प्रश्न संख्या 1 पर। हिंदी व्याकरण में प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी चुननी है। वर्तनी क्या होता है? पहली चीज तो वर्तनी, वर्तनी कहते हैं शुद्ध तरीके से लिखना। तो यहाँ लिखा है कि अशुद्ध तरीके से कौन सा लिखा जाए शब्द है, ठीक है। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल तो देख लीजिए दोनों में जय आधे आते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये तो शुद्ध हो गया। सन्यासी, सन्यासी भी शुद्ध हो गया। सन्यासी में ऊपर अनुस्वार फिर ये नया, ये भी सही है। और इसके अलावा अगर सन्यासी इस प्रकार आए तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही है, क्योंकि ये न तो है ही, है ना, और ये ऊपर वाला न है वो ये न आ चुका, ठीक है। आशीर्वाद इसी तरह लिखते हैं, ये भी सही है। लेकिन उपरोक्त है वो उसकी वर्तनी अशुद्ध है मित्रों, शुद्ध नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उपरोक्त नहीं होता मित्रों, ये होता है उपर्युक्त। क्या होता है? उपर्युक्त। उपर्युक्त इसका संधि हो जाता है ऊपरी प्लस उक्त, ठीक है। और यहाँ पे री में ऊ जुड़ गया, यानी कि ई या ई के बाद असमान स्वर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे उपयुक्त में यण संधि हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या जो 1 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न पे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों, बहुत मेहनत से प्रश्न बनाए हैं और आपके सिलेबस पे पूर्णतः आधारित है प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, किस विकल्प में निपात का प्रयोग नहीं किया गया है? निपात का प्रयोग नहीं किया गया। निपात क्या होता है? देखो, निपात वैसे अव्यय में भी आता है, निपात अव्यय, है ना। आप जब अविकारी शब्द पढ़ोगे तो वहां पे आपको बता दूं अविकारी शब्द में 4 प्रकार के तो है ही, पांचवा निपात को माना गया है ना। आप देख लेना, जो 9 से 12 की जो RBSC की बुक चलती है नवीन हिंदी रचना, वहां में दे रखा है बिल्कुल ये निपात 5वें नंबर पे अव्यय दे रखा है। इसका मूल रूप से अर्थ होता है किसी शब्द पे जोर देना, किसी शब्द पे बल देकर उसका उच्चारण करना, वो होता है निपात, ठीक है। जैसे देखो किस में प्रयोग नहीं किया गया ये पूछा निपात का। मैं भी साथ चलूंगा, तो मैं साथ चलूंगा या मैं भी, तो मैं भी चलूंगा, इसका मतलब मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, बी पे जोर दिया गया है ना, निपात है ये तो। वह तो नहीं चलेगा, एक तो कह सकते वह नहीं चलेगा, लेकिन वह तो नहीं चलेगा कहने का मतलब वो तो किसी भी हाल में नहीं चलने वाला, तो पे जोड़ दिया है ना, ये भी निपात है। कृष्णा पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे कोई भी निपात अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम कहाँ तक जा रहे हो, तो एक ऐसा पूछ सकते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। लेकिन पूछा कि तुम कहाँ तक जा रहे हो, तो ये भी अव्यय हो जाएगा, इसमें भी निपात का प्रयोग हुआ है। अच्छा प्रश्न है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 2 में। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 पर। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग है? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है? देखिए देखिए, पहचान कीजिए और बताइए मित्रों, जहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। भारतीय की बात करूं तो यहाँ पे तो हो जाएगा भारत धन ई। ये ई क्या है? ये ई तो मित्रों प्रत्यय है ना, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग का प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ, ये भारत तो मूल शब्द है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बात करूँ निर्बलता की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले बात कर लेते प्रत्यय की, है ना। तो प्रति, ये प्रति तो हो जाएगा मित्रों उपसर्ग, और प्लस एक ये हो जाएगा मूल शब्द, तो यहाँ पे केवल उपसर्ग आया ना, यहाँ पे केवल प्रत्यय आया। सुगंध की बात करूं तो सु धन गंध, धन मतलब प्लस, सु प्लस गंध, तो ये जो सु है
ये इनको मैं उपसर्ग कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब विकल्प 3 में दोनों का प्रयोग हुआ। कैसे? निर तो आ गया उपसर्ग, बल हो गया मूल शब्द, और जो ता है मित्रों, ये ता क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह देख सकते हो इसको। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो आपके 3 है, वहाँ विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे मित्रों। प्रश्न संख्या 4 देखिए, देख लीजिए अच्छी तरह। वचन की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। वचन की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करना है मित्रों। चिड़िया, तो इसका ये चिड़िया ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। चिड़िया का चिड़िया, दुनिया का दुनिया, कोयल का नर कोयल, गोपी का गोप। कौन सा अशुद्ध है वचन की दृष्टि? हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चिड़िया का बिल्कुल चिड़िया बनता है, यानी कि तो क्या है? शुद्ध है मित्रों। एक वचन का बहुवचन बनता है, यानी कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे या आ रखा है उनका बहुवचन बनाने में हम यहाँ के चंद्र बिंदु लगा देंगे। चिड़िया चिड़िया, डिबिया का डिबिया, बुढ़िया का बुढ़िया। कोयल, ये कोयल सामान्यतः स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है ना, मादा, या कह सकता हूँ मैं स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसे शब्द जिनमें जो मतलब ये पशु पक्षी होते हैं, जीव होते हैं, इनमें मादा स्त्री हो तो उन्हीं शब्दों के आगे फिर नर जोड़ दिया जाता है, तो नर कोयल हो गया। जैसे खरगोश नाम शब्द लगता है पुल्लिंग, उसका हम क्या करेंगे? मादा खरगोश कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार मच्छर है, मक्खी है, मगरमच्छ, जो भी कौवा है ना, गो, तो ये भी सही है। गोपी शब्द का क्या होगा मित्रों? गोपी शब्द स्त्रीलिंग है, सॉरी, जो गोपी शब्द है वो स्त्रीलिंग है। देखो मित्रों, इसमें थोड़ी सी गलती हो चुकी है। वो क्या गलती है कि यहाँ पे देखो वचन भी आना चाहिए और लिंग, ठीक है, दोनों रख लो यहाँ पे। प्रश्न में क्या है, थोड़ी टाइपिंग हो गई गलत। वचन या लिंग की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिंग, ये लिंग की दृष्टि से पूछा ना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। यहाँ पे एक वचन या बहुवचन, ठीक है, ये वचन की दृष्टि से पूछा गया, तो ये भी सही है। ये लिंग की तरह सही है ना। गोपी स्त्रीलिंग है, जिसका पुल्लिंग गोप ही होगा, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी लिंग की दृष्टि से पूछा गया। ये लिंग है, ये लिंग है, ये वचन की दृष्टि से, तीनों सही है। और ये वापस वचन की दृष्टि से पूछा है ना, वचन और लिंग दोनों से है ना, दोनों दृष्टि से अशुद्ध विकल्प। दुनिया का दुनिया, ना तो कोई लिंग होगा ना ही वचन होगा, तो इसको हटा दूंगा, ठीक है। यानी कि दुनिया तो शब्द क्या है? एक है ना, दुनिया एक ही है। तो जिस प्रकार जो एक है एक वचन है, इसका बहुवचन कुछ भी बनेगा ही नहीं। दुनिया का क्या होगा? वापिस दुनिया ही होगा, एक वचन में आएगा, ठीक है। तो मित्रों विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। जबानी जमा खर्च करना मुहावरे का सही अर्थ है। कोशिश कीजिए उत्तर देने की। जबानी जमा खर्च करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जबानी जमा खर्च करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कीमती राय देना, गप्पे लड़ाना, अनुभव बांटना, या विकल्प 4 है छोटी सलाह देना। चारों विकल्प एक जैसे लग रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कह दीजिए। अब दे तो जवाब कौन सा देना, क्योंकि कोई भी मुहावरा पढ़ा हुआ तो बहुत ऐसा कम याद रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जबानी जमा खर्च करना, कीमती राय देना, अनुभव बांटना, ये दोनों चीज़ें देखो उच्च सकारात्मक लग रही है, ठीक है, सकारात्मक लग रही है ना। यहाँ है कि जो भी जमा कर दिया आपने, जबानी जमा किया, वो आप क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो। छोटी सलाह देना ये तो होगा ही नहीं। अब 1, 2 और 3 हो जाएंगे। तो अनुभव बांटना या कीमती राय देना, ये इस चीज़ का नहीं होता है ना। खर्च करना नाम नहीं आता। खर्च करना मतलब ऐसे व्यर्थ में खर्च कर रहे हो, मतलब क्या है? मतलब है मित्रों गप्पे लड़ाना। ये तो मैंने एक समझ के आधार पर, ट्रिक के आधार पर किया है, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर गप्पे लड़ाना ही होगा। तो मित्रों विकल्प 2 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 5 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा था, काल की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। काल की दृष्टि से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, फिर उनके भी प्रकार होते हैं। तो काल की दृष्टि से वाक्य का प्रकार पूछा है। वाक्य है मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास, यहाँ ध्यान दो लिखा था, बस यहाँ पे तो ध्यान दे दो, आप समझ जाओगे ना। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में क्या होता? मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा है,
यानी कि अभी अभी जो काम हुआ है वो भी भूतकाल में लिखा है। ठीक है, यासनी भूतकाल की विशेषता। अपूर्ण भूतकाल का होता है मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास लिख रहा था भूतकाल रहा यानी कि अधूरा, अपूर्ण भूतकाल का होता। अब दो विकल्प बच्चे, सामान्य करोगे या पूर्ण करोगे। सामान्य में ऐसा था मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, ये सामान्य होता। तो ये भी नहीं है, तीनों नहीं है ना, तो इसका मतलब पूर्ण भूतकाल यहाँ पे सही उत्तर होगा। पूर्ण भूतकाल लिखा था यानी कि लिखने का काम पूर्ण हो चुका था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 में बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 एक और दमदार शानदार प्रश्न है। किस क्रमांक का समास विग्रह सही है? समास विग्रह सही कौन से क्रमांक में? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, क्योंकि देख लीजिए इस प्रश्न को और पूरे आपके लेवल के अकॉर्डिंग बनाइए। जनहित, जनों का हित। और प्रश्न अच्छे लग रहे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जनहित, जनों का हित होगा। मनमानी, मन की मानी हुई। धर्म विमुख, धर्म से में विमुख हो जाएगा। रूपांतर में रूपांतर। क्या सही है इनमें से? एक चुनना, एक सही है, बाकी 3 गलत है। जनहित, जनों का हित नहीं होगा भाई, ये होगा जन के लिए हित, यानी लोगों के लिए भलाई, लोगों के लिए हित, है ना। तो यहाँ पे तो संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगी तत्पुरुष में। ठीक है, ये गलत है। मनमानी के करूँ, ये भी गलत है। मन की मानी नहीं, यह हो जाएगा मन से मानी हुई। ठीक है, ये मन करण तत्पुरुष हो जाएगा तृतीया। धर्म विमुख भी गलत। क्यों? धर्म में विमुख नहीं होता, धर्म से, और ये आ जाएगा अपादान में। अलग हो गया ना, धर्म से विमुख, धर्म से अलग हो गया। अपादान तत्पुरुष पंचमी विभक्ति। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका रूपांतर, यानी कि रूप का अंतर। छठवीं तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष काके की रा रे री ना ने नी। सही है ये, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसे प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा इस बार, कौन सा है निम्न में से ना? शुद्ध वर्तनी पूछी। पूजनीय, रचयिता, शुश्रूषा, अहिल्या। अहिल्या का तो मित्रों अहिल्या हो जाता है, जैसे द्वारिका का द्वार का सही होता है ना, तो इसको गलत। रचयिता नहीं होता भाई, क्या होता है सही? सही हो जाएगा रचयिता, है ना। उसी प्रकार जैसे कवयित्री, ये शुद्ध होंगे। पूजनीय ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें या तो सही होगा पूज्य, है ना, या फिर हो जाएगा पूजनीय। इन दोनों में से सही हो जाएंगे दोनों। ठीक है, पूजनीय नहीं होगा। लेकिन शुश्रूषा की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुश्रूषा की ट्रिक क्या है मैं बताऊं। जैसे हम 3 से लिखते हैं, स और से, ये 3 से आते हैं। इनमें देखो पहले को तो भूल जाओ, काम में नहीं आएगा। जो दूसरा से है ना, ये 2 बार आएगा। दूसरा से 2 बार आएगा। 2 बार मतलब पहले वाले में आ गया से, ठीक है। दूसरे वाले में श्रेय, यानी कि शुश्रूषा है ना, तो से हो गया। अब दूसरे वाले में जब ये से आधा आएगा फिर ये रे मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा भाई, से और फिर ये श्रेय। और इसको एक बार, ये तो 2 बार कर लो, ये एक बार प्रयोग कर लो, अंत में एक ही बचा, तो ये अंत में तीसरे नंबर पे आ जाएगा, पहले वाला नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। इस से का 2 बार करना है, पहले वाला नहीं आएगा, दूसरा 2 बार आएगा, तीसरा अंत में 1 बार आएगा, 3 नंबर पे आएगा। तीसरा 3 नंबर है ना। अब इसको पहले वाले को छोटा ऊ कर दो, दूसरे वाले को बड़ा ऊ कर दो, ये शुश्रूषा शब्द बन गया। ये इसकी ट्रिक है मेरे अनुसार। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विकल्प 3 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जो निषिद्ध शब्द है इसका उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है सही, और एक होता है उपरयुक्त। उपरयुक्त यानी एक तो होता है उपरयुक्त, अभी अभी हमने संधि के अर्थ बताया था वो उसमें, है ना, शुद्ध वर्तनी। उपरयुक्त यानी ऊपर कहा हुआ, और उपयुक्त यानी सही। तो निषिद्ध का सही विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थ यानी उल्टे अर्थ वाला, विपरीत अर्थ वाला यानी विलोम शब्द, निषिद्ध का सही विलोम शब्द है। पहले तो निषिद्ध का अर्थ क्या होता है वो जानो। निषिद्ध कहते हैं ना कि धूम्रपान करना निषेध है। निषेध, निषिद्ध उसी से बना, यानी कि मना है, यानी कि वो काम नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना अर्थ। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? देखो, निश्चित का तो हो जाता है अनिश्चित। ठीक है, निर्मित शब्द का तो यहाँ पे है ही नहीं मतलब। अब 2 बचे, उचित या विहित। देखो मित्रों, जो विहित है
वही उचित है, यानी कि विहित और उचित तो दोनों एक शब्द हो गए। विहित और उचित तो आपस में क्या है, समानार्थी है। तो निषिद्ध का कौन सा होगा, उचित होगा या विहित होगा। तो उचित का तो भाई मैं अनुचित भी बना सकता हूँ, वहाँ ऑप्शन है, बन सकता है। तो निषिद्ध का सीधी सी बात है विहित। विहित यानी सही है, निषिद्ध यानी जो सही नहीं है, विहित यानी जो विधि के अनुरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नहीं मित्रों, दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। मित्रों प्रश्न संख्या जो आपके 9 है वह विकल्प नंबर 2 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, अधोलिखित विकल्पों में से, अधोलिखित है ना नीचे लिखे हुए, अध नीचे ऊर्ध्व ऊपर ना, अधोलिखित ये हिंदी का प्रयोग है तो हिंदी समझा रहा हूँ आज प्रश्नों में भी। अधोलिखित नीचे लिखे हुए विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। विशेषण शब्द कौन से में आया, भलाई, सुंदरता, सर्वस्व, विद्वान। मित्रों भलाई की बात करूं तो देखिए भला शब्द है ना, ये विशेषण है। सुंदरता में सुंदर शब्द विशेषण है। सर्वस्व में सर्व शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो सर्व शब्द सर्वनाम है, उससे क्या बना, सर्वस्व है। ठीक है, ये भाववाचक बनेगी। सुंदरता, सुंदर शब्द विशेषण है, ये विशेषण, ये भी विशेषण, ये सर्व है, ये सर्वनाम। सर्वनाम से सर्वस्व भाववाचक बन गई। सुंदर विशेषण था, उससे सुंदरता बन गई भाववाचक। भला विशेषण, उस भलाई भाववाचक बन गई। लेकिन विद्वान शब्द क्या है, यह विद्वान विशेषण है, और इससे भाववाचक बनाऊंगा तो क्या बनेगी मित्रों, विद्वता। ठीक है तो मित्रों विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें की ओर। असुमेलित युग्म कौन सा है, एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों। असुमेलित युग्म कौन सा है, ऐसे प्रश्न भी बिल्कुल आते हैं। जैसे मिलान करने वाले ज़्यादा प्रश्न है ना, रिक्त स्थान वाले सारणीबद्ध प्रश्न ना, इनको ज़्यादा रट लीजिए, ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछ। असुमेलित युग्म किस चीज़ में, तत्सम और तद्भव में। तत्सम तद्भव यानी इस क्रम में तत्सम होगा और इस क्रम में तद्भव होगा, उल्टा उल्टा हो गया तो बस असुमेलित हो गया। मेह शब्द तद्भव है, उसका तत्सम मेघ है, ये सही है। बगुला तद्भव है, वक क्या है उसका तत्सम है, ये भी सही है। परस तद्भव है, तत्सम स्पर्श है, ये भी सही है। लेकिन जो ही और हटजे ना, इनका क्रम चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि तद्भव तो है ही है, और तत्सम क्या हो जाएगा, हटजे हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम यहाँ पे चेंज हो गया, इसलिए ये असुमेलित युग्म है, सुमेलित नहीं है। दोस्तों प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग नहीं है, अच्छा प्रश्न है। सभी शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी कि उसमें स्त्रीलिंग भी आ रखा है, पुल्लिंग नहीं है। युवक और दही, दही पुल्लिंग है, याद रखना, ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। युवक और दही दोनों पुल्लिंग है, सही है। वर और नौकर, ये भी पुल्लिंग है, सही है। देव जीवन, ये भी पुल्लिंग है, सही है। देखते ही पता चल जाता है, वर ये तो पुल्लिंग है, लेकिन रचना पुल्लिंग नहीं है। क्यों, रचना स्त्रीलिंग है। ठीक है, रचना स्त्रीलिंग है मित्रों। तो अच्छा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। विकल्प 3 सही उत्तर हो, क्योंकि सभी शब्द पूछा था। ठीक है, विकल्प 3 सही है प्रश्न संख्या 12वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पे। प्रश्न संख्या 13वां क्या कह रहा है मित्रों, देखो देखे, चंद्रवदन में कौन सा समास है, चंद्रवदन इसमें कौन सा समास है भाई, बताओ। चंद्रवदन में कौन सा समास है, एक और समास का प्रश्न पूछ लिया गया है, अच्छा प्रश्न है। संधि समास प्रत्युपसर्ग से प्रश्न आएंगे। चंद्रवदन, करो इसका समास विग्रह। एक चीज बता दूं, अगर समास का आपको पूछे कि अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। समास का अगर विलोम पूछे तो व्यास बता देना। ठीक है, अब बताओ देखे, चंद्रवदन में कौन सा समास है, ये तो विलोम, सॉरी ये तो हो गया अर्थ, और ये हो गया विलोम। समास का व्यास संधि का विग्रह। चंद्रवदन यानी कि चंद्र सा वदन कह सकता हूं, या चंद्र जैसा वदन। चंद्र सा वदन, वदन यानी मुंह, मुख, चांद सा मुख,
तो चांद सा मुख किसी तीसरे अर्थ में नहीं, किसी देवता वगैरह का नहीं है, किसी विशिष्ट अर्थ में नहीं है, तो बहुब्रीहि नहीं होगा। द्विगु में तो संख्या आती है, अव्ययभाव में उपसर्ग आता है, यानी कि क्रमधारी हो जाएगा। चांद जैसा मुख है जिसके, या चंद्र सा वदन है जिसके। क्रमधारी समास बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प 2 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, याद रखना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, तुम वह काम मत करो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। अच्छा प्रश्न है। तुम वह काम मत करो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। वाक्य का प्रकार एक तो होता है रचना की दृष्टि से 3 सरल संयुक्त मिश्र, एक होता है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं 8 प्रकार। 4 प्रकार तो मैं बता दूंगा, बाकी जो शेष 4 प्रकार है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई। जो भी वीडियो देखते हो बिल्कुल उनसे ये निवेदन है कि आपकी तैयारी का भी पता चले, है ना। कमेंट जरूर करना, बिना देखे बताना 8 कौन से। हाँ गलत बताओगे कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी 4 मैंने बता दिए, 4 और कमेंट करना, ठीक है। या तो उन 4 के कर देना या सारे 8 लिख देना, ठीक है। तुम वह काम मत करो। अब देखिए यहाँ पहचान में, तो देखो इच्छा बोधक में तो इच्छा होती है किसी चीज़ के प्रति, यहाँ पे तो इच्छा नहीं है। विधानवाचक होता है जो सरल या सामान्य वाक्य आता है, या तो मत का भाव दे रखा भाई, तो ये भी नहीं है। संकेतार्थक में संकेत आता है, यहाँ संकेत नहीं हो रहा है। आज्ञार्थक वाक्य है ये मित्रों। क्यों? वैसे तुम वह काम मत करो मतलब नहीं करो, तुम वह काम नहीं करो। अब यहाँ पे वाक्य में निषेध होता, आज्ञार्थक होता, फिर हम पहली प्राथमिकता देते हैं निषेध बोधक को। निषेध है ना, जिसमें नहीं मना किया गया ना। लेकिन यहाँ पे वाक्य में क्या विकल्प में निषेध बोधक है ही नहीं, तो यहाँ पे आज्ञा दे रखे कि तुम वह काम मत करो, ठीक है। आज्ञा दे रहा है वहाँ पे, तो मित्रों इच्छा बोधक नहीं, आज्ञार्थक ही होगा। विकल्प 4 सही है प्रश्न संख्या 14 में 100%, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में, जो मैं बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 मित्रों। किस विकल्प में शुद्ध मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? अच्छा प्रश्न है। शुद्ध मुहावरा प्रयुक्त हुआ है किस विकल्प? तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मुहावरों के भी तक अर्थ पूछे गए, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आते हैं किस विकल्प में शुद्ध मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। चोरी करते पकड़े जाने उसकी नाक कट गई, उसकी मेहनत पे पानी गिर गया, कृष्ण अपनी माँ की आंख का चांद है, या मेरी तो इन दिनों अक्ल मर गई। तो चोरी करते पकड़े जाने उसकी नाक कट गई है, बिल्कुल सही, ये मुहावरा है, तो ये शुद्ध मुहावरा है, सही मुहावरा ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, नहीं, पानी होता है फिर गया, उसकी मेहनत पे पानी फिर गया ना, ये मुहावरा होता है पानी फिरना, ठीक है ना, बर्बाद हो जाना। कृष्ण अपनी माँ की आंख का चांद नहीं मित्रों, चांद तो ईद का चांद होता है, माँ की आंख का तारा होता है ना, आंख का तारा बहुत प्रिय। मेरी तो इन दिनों अक्ल मर गई है, अक्ल मरती नहीं है, अक्ल मारी गई है, ठीक है। अक्ल मर नहीं, मेरी अक्ल मरी नहीं है, मेरी अक्ल मारी गई है, ठीक है। तो मित्रों ये थे आज के हिंदी व्याकरण के 15 फिलहाल बता देता हूँ। 15वें प्रश्न में सॉरी विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे हिंदी व्याकरण के, हिंदी ग्रामर के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि 15 में से आपका कितना स्कोर रहा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।